नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स के बारे में। तो सुपरपोजिशन क्या होता है, तो यहाँ पे हम सुनेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है कि मान लीजिए स्पेस में कोई एक पॉइंट है, मान लीजिए ये पॉइंट है, कोई पूरे स्पेस में, पूरे ब्रह्मांड में कोई भी एक पॉइंट मैंने चूज कर लिया और इस पॉइंट पर मान लीजिए कोई भी दो या दो से ज्यादा वेव्स आकर मिल रही हैं। एक वेव यहां से आ रही है, दूसरी वेव यहां से आ रही है, तीसरी वेव यहां से आ रही है, चौथी वेव यहां से आ रही है, पांचवी वेव ऊपर से यहां पे आ रही है, इस पॉइंट पर आके मिल रही है। तो इस पॉइंट का जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट क्यों होगा सर? क्योंकि वेव जो है वो डिस्टर्बेंस होता है। डिस्टर्बेंस का मतलब कि मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं उनको वो डिस्टर्ब करता है। तो इस पॉइंट पर जो टोटल डिस्टर्बेंस होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा, वो क्या होगा? वो एक वेव को लेंगे, एक वेव से पूछेंगे कि तू कितना डिस्टर्बेंस इस पॉइंट पर करती, वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखेंगे। इस वेव से पूछते हैं कि तू इस पॉइंट पर कितना डिस्प्लेसमेंट करती, वो वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। इस वेव से पूछते हैं कि तू कितना डिस्प्लेसमेंट करती इस पॉइंट पर, इस वेव से पूछते कितना डिस्प्लेसमेंट करती इस पॉइंट पर, और उसको वेक्टर में लिखते जा रहे हैं। एक ऊपर से जो वेव आ रही है उससे पूछा हमने कि इस पॉइंट पर तू अकेली आती तो कितना डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होता। तो उन सारे डिस्प्लेसमेंट का जो वेक्टर सम है वही रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट उस पॉइंट पर होता है। तो वही डेफिनेशन में यहां पे लिखा है मैंने कि एक पॉइंट पर, किसी स्पेस में, किसी मीडियम में एक पॉइंट पर जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होता है बाय द नंबर ऑफ वेव्स, वो क्या होता है? उन ईच वेव का जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है उनका वेक्टर समीशन होता है। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं कि यदि एक वेव y1 डिस्प्लेसमेंट करती है उस पॉइंट पर, दूसरी वेव y2 डिस्प्लेसमेंट करती है उस पॉइंट पर, और ऐसे ही बहुत सारी वेव्स यदि उस पॉइंट पर अपने अपने डिस्प्लेसमेंट करती y1 y2 y3 y4, तो उनका जो वेक्टर सम है वही रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होता है। तो ये YRES का मतलब है y रिजल्टेंट, यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है, और ये इंडिविजुअल वेव्स का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। ठीक है, ये y1 वेक्टर, y2 वेक्टर, इनका यदि समेशन कर देंगे तो हमें रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। अब यहां पे नेक्स्ट हेडिंग लिखते हैं हम इंटरफेरेंस। अब इंटरफेरेंस क्या होता है? इंटरफेरेंस क्या होता है कि जब दो वेव जिनकी फ्रीक्वेंसी एक समान है किसी पॉइंट पर आकर मिलती हैं, किसी पॉइंट पर सुपर इंपोज होती हैं, तो उस सुपर इंपोजिशन को इंटरफेरेंस कहा जाता है। कंडीशन यहां पे इंपॉर्टेंट ये है कि उनकी फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। तो यहां पे हम लिखेंगे इफ नंबर ऑफ वेव्स क्यों लिखा है? क्योंकि हमें वेव्स जो आकर मिल रही हैं उनकी संख्या एग्जैक्ट नहीं पता है। दो भी हो सकती हैं, तीन हो सकती हैं, और तीन से ज्यादा भी हो सकती हैं। इफ नंबर ऑफ वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी आर गेटिंग सुपर इम्पोज्ड, कैसे भी लिख सकते हैं, आर गेटिंग सुपर इम्पोज्ड at a point, then this superimposition is called interference. इंटरफेरेंस उसे कहा जाता है। और यदि दो वेव्स आपस में एक पॉइंट पर सुपर इंपोज होंगी तो हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यहां पे लगा सकते हैं कि रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो उन इंडिविजुअल वेव्स के डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर सम होने वाला है। और आगे से एक्सटेंड कर सकते हैं कि हर एक वेव का जो इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट है उनका वेक्टर सम ही रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट उस पॉइंट पर होने वाला है। हेलो बच्चों, जो 11th से 12th मूविंग स्टूडेंट्स हैं और जो इस साल IIT JEE एडवांस क्रैक करना चाहते हैं बच्चों, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन बैच स्टार्ट होने वाला है अनअकैडमी पे, इवॉल्व बैच, जो कि 7 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। यानी कि JEE 2022 में जिनको अपना एग्ज़ाम देना है उनके लिए बैच है। ठीक है बच्चों, और इस बैच में पढ़ाने वाली जो टीम है वो कोटा की टॉप फैकल्टीज़ की टीम है।
ठीक है ना। सभी टीचर्स कोटा की टॉप फैकल्टी हैं और इस साल यानी कि इस करंट ईयर में इस टीम ने बेस्ट रिजल्ट दिए हैं और ये अनअकैडमी की नंबर 1 टीम है बच्चों। तो मैं आपको यही कहूँगा कि ये बैच आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है और जब भी आप इसको सब्सक्राइब करोगे तो एनकेसी सर लाइव करके कोड डालना मत भूलिएगा, उससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है बच्चों, जल्दी से जल्दी इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल प्रूव होगा। ठीक, तो यहाँ पे हम स्पेशल केस लेते हैं, एक स्पेशल केस लेते हैं। स्पेशल केस, स्पेशल केस, और स्पेशल केस में क्या है कि आपके पास 2 कोहेरेंट सोर्सेज हैं। एक सोर्स है S1 और दूसरा सोर्स है आपके पास S2। S1 और S2 2 सोर्सेज आपके पास हैं, ठीक। और एक पॉइंट है यहां पर P, एक पॉइंट है यहां पर P जो S1 से लेकर S1 से P तक की जो डिस्टेंस है और S2 से लेकर P तक की जो डिस्टेंस है वो क्या है, आपस में बराबर है। स्पेशल केस वेयर S1 एंड S2 आर सोर्स ऑफ लाइट या सोर्स ऑफ वेव एंड S1P माइनस S2P इज इक्वल टू 0। S1P और S2P का जो डिफरेंस है वो 0 के बराबर है। अब मान लीजिए यहां से वेव जो निकलती है, इस बात का मतलब क्या है कि S1 से P तक जो वेव पहुंच रही है, 2 3 4, ओके 1 सेकेंड, ठीक, और यहां से जो वेव पहुंच रही है 4, तो इस तरीके से वेव यहां पर पहुंच रही है। यहां से भी कितनी वेव लेंथ पहुंच रही है, कह सकते हैं कि ये लैम्डा है, ये लैम्डा है, ये लैम्डा है और ये लैम्डा है। तो यहां से 1 2 3 4 जो है पूरी की पूरी वेव जो है यहां पर पहुंच रही हैं। 1 2 3 4 जो है पूरी की पूरी लेंथ, वेव लेंथ जो है यहां से यहां तक पहुंच रही हैं। यहां से यहां तक के रास्ते में समाई हुई है 4 वेव लेंथ। ऐसे ही मैं कह सकता हूं यहां से लेकर यहां तक जो है 4 वेव लेंथ समाई हुई हैं। तो यहां से जब ये यहां पहुंचती है, यहां से ये यहां पहुंचती है, दोनों के बीच में जो कह सकते हैं पाथ का जो डिफरेंस है वो 0 के बराबर है। पाथ का डिफरेंस जो है वो 0 के बराबर है। मैं मान लेता हूं कि यदि 1 से पहुंचने वाली जो लाइट है वो डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करती है y1 इज इक्वल टू a sin ओमेगा t। यदि y1 की वैल्यू a sin ओमेगा t है, y1 क्या है, डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड बाय वेव जो सोर्स S1 से निकली है। इस पॉइंट पर जो डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो रहा है यहां से निकलने वाली वेव के द्वारा, उस डिस्टर्बेंस की जो वैल्यू है वो है a sin ओमेगा t के बराबर। तो मैं कह सकता हूं यहां से यहां तक जो पहुंचने वाली वेव है उसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट जो है वो है a sin ओमेगा t। इनके फेज का जो डिफरेंस है आप देख सकते हैं 0 के बराबर है। फेज का डिफरेंस जो है 0 के बराबर है। फेज का मतलब ये आर्गुमेंट है, आर्गुमेंट के बीच का डिफरेंस जो है वो 0 के बराबर है। डेल्टा फाई इज इक्वल टू 0, डेल्टा फाई इज इक्वल टू 0। यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो बराबर है। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि पाथ का डिफरेंस इन दोनों वेव्स के बीच का क्या है, 0 के बराबर है। डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 0। और आप ये रिलेशन जानते भी होंगे, आप ये रिलेशन जानते भी हैं कि डेल्टा फाई जो है वो क्या होता है, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स के बराबर होता है। ये कॉन्सेप्ट है, ये फॉर्मूला है, आपको याद रखना होगा। यदि डेल्टा फाई दिया है तो डेल्टा एक्स निकाल सकते हैं, डेल्टा एक्स दिया है तो डेल्टा फाई निकाल सकते हैं। इस केस में दोनों वेव्स के बीच में, जो दोनों वेव्स यहाँ पहुँच रही हैं, उनके बीच में जो फेज का डिफरेंस है वो 0 के बराबर है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि यहाँ पर जो होता है आपका एम्पलीट्यूड, यहाँ पे जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो यहाँ पे रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो y रिजल्टेंट जो होता है वो y1 प्लस y2 लिख सकते हैं सिंपली। y की वैल्यू, y रिजल्टेंट की वैल्यू y1 प्लस y2 लिख सकता हूँ मैं। y1 कितना है आपके पास, a साइन ओमेगा t के बराबर, और y2 की वैल्यू कितनी है, a साइन ओमेगा t के बराबर। तो इन दोनों को यदि जोड़ देंगे, a साइन ओमेगा t और a साइन ओमेगा t, तो ये बन जाता है आपके पास 2a साइन ओमेगा t, 2a साइन ओमेगा t। ये बनता है आपके पास y रिजल्टेंट की वैल्यू। और आप देख सकते हैं कि y रिजल्टेंट एक नई वेव है, एक नई वेव है जो इन दोनों के मिलन से बनी है। जो y1 और y2
दो डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस किए हैं वेव्स ने, कौन कौन सी वेव, जो S1 से निकली और S2 से निकली है, तो दो वेव्स के मिलने से, के मिलन से ये तीसरी जो वेव है ये एक नई वेव उत्पन्न होती है, पैदा होती है, और उस y रिजल्टेंट की वैल्यू होती है 2a sin ओमेगा t। तो आप यहाँ पे देखें कि 2a क्या है, नया एम्पलीट्यूड है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि रिजल्टेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड है a रिजल्टेंट, वो कितना होगा आपके पास, 2a के बराबर हो जाता है, 2a के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा और इफ इंटेंसिटी ऑफ वेव्स फ्रॉम S1 और S2 इज I0, यदि मैं मान लेता हूं कि I0 इंटेंसिटी की लाइट जो है निकलती है S1 और S2 से, तो उन दोनों I0 और I0 इंटेंसिटी की लाइट जब मिलती है उस पॉइंट P पर, तो उसकी इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, कि हम जानते हैं कि इंटेंसिटी जो होती है वो प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है इंटेंसिटी। तो यहाँ पे हम ये लगा सकते हैं कि इंटेंसिटी I0 थी, तो एम्पलीट्यूड था a का स्क्वायर। अब रिजल्टेंट इंटेंसिटी I रिजल्टेंट हो चुकी है, तो एम्पलीट्यूड कितना हो चुका है आपके पास, 2a का स्क्वायर। तो यहाँ से आपको रिजल्ट मिलता है कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो है वो रिजल्टेंट इंटेंसिटी 4 टाइम्स I0 के बराबर होती है। तो ये केस आपको रट जाना चाहिए, यदि दो वेव्स ऐसे मिल रही हैं कि उनके बीच में जो पाथ का डिफरेंस है S1p माइनस S2p, और वो पाथ डिफरेंस 0 है, तो रिजल्टेंट जो एम्पलीट्यूड होता है, रिजल्टेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड है, रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड 2a हो जाता है और रिजल्टेंट इंटेंसिटी 4I0 हो जाती है। तो यहाँ पे हम लिखने वाले हैं एज द रिजल्टेंट इंटेंसिटी becomes 4 times the intensity of individual wave, hence, and this condition, this special condition is called constructive interference. Constructive इंटरफेरेंस इसे कहा जाता है। ठीक है, समझ के सब लोग कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा, जब रिजल्टेंट इंटेंसिटी 4I0 के बराबर होगी, यदि ये दोनों जो वेव हैं वो I0 इंटेंसिटी कैरी करती हैं। इनका इंटेंसिटी I0 है, इनका एम्पलीट्यूड a है, इसका एम्पलीट्यूड a है, तो यहाँ पे रिजल्टेंट जो इंटेंसिटी है वो 4I0 है और 2a के बराबर है। तो यदि इंटेंसिटीज जो है 4I0 हो जा रही है, I0 से 4I0 हो जा रही है, तो उस तरह के इंटरफेरेंस को कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहा जाता है। एक और एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे एग्जांपल कि मान लीजिए आपके पास एक सोर्स S1 है, दूसरा सोर्स S2 है, और वो किसी ऐसे पॉइंट पर मिल रहे हैं, वो किसी ऐसे पॉइंट पर हम उनका सुपरपोजिशन इंटरफेरेंस देख रहे हैं कि S2p माइनस S1p, यहाँ पे क्या है, S2p माइनस S1p इज इक्वल टू लैम्डा, यानी एक वेवलेंथ के बराबर पाथ का डिफरेंस आ चुका है। यहां से यहां तक का जो पाथ है, यहां से यहां तक का जो पाथ है, उन पाथों में भी डिफरेंस आ चुका है लैम्डा के बराबर का। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यदि यहां से 1 2 3, दोबारा बनाते हैं, यहां से 4 कर देते हैं, 1 2 3 4, चार वेवलेंथ जो है इस डिस्टेंस के बीच में, S1 और P के बीच में समा रही हैं इस इंस्टेंट पर। तो यहां से यहां तक के जो रास्ते में 5 वेवलेंथ जो हैं समानी चाहिए, 1 2 3 4 5। तो इस तरीके से जो है यहां पे इंटरफेरेंस हो रहा है। S2 से P के बीच में 5 वेवलेंथ के बराबर वेव जो है वो घुसी हुई है, और S1 से P के रास्ते में जो है 4 वेवलेंथ के बराबर वेव घुसी हुई है। तो मुझे बताइए कि बेटा यदि S1 और S2 से एक साथ यदि वेव निकलेगी तो कौन से केस में जल्दी पहुंचेगी। वो कह सकते हैं यार S1 का रास्ता छोटा है, S2 का रास्ता बड़ा है, सेम मीडियम में सेम स्पीड से वेव जो है चल रही होगी, तो S1 से निकलने वाली वेव पहले पहुंच रही होगी, S2 से निकलने वाली वेव जो है वो धीरे पहुंच रही होगी, क्योंकि पाथ का डिफरेंस लैम्डा के बराबर है, तो टाइम का गैप इनके बीच में आ चुका होगा।
आप देखिए कि कोई भी दो जो एक रेस हो रही है, एक रेस में एक बंदा आगे है, एक बंदा पीछे से स्टार्ट करता है और दोनों की स्पीड सेम है, तो मैं कह सकता हूं कि जो आगे बंदा है, फिनिश लाइन के जो पास में बंदा है, फिनिश लाइन के जो पास में बंदा है ये जल्दी पहुंचेगा और फिनिश लाइन से दूर जो बंदा है वो लेट पहुंचेगा। यहाँ पे तो एक जल्दी पहुंच रहा है, एक लेट पहुंच रहा है, दोनों आकर मिल रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि दोनों के बीच में फेज का डिफरेंस आ चुका है और ये पाथ डिफरेंस दिया है, इनके बीच में फेज डिफरेंस आ चुका है। फेज डिफरेंस हम निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि डेल्टा फाई की जो वैल्यू है वो कितनी होगी आपके पास, फॉर्मूला जानते हैं 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स के बराबर। डेल्टा एक्स कितना है, लैम्डा के बराबर, तो आ जाएगा आपके पास 2 पाई बाय लैम्डा इंटू लैम्डा। लैम्डा से लैम्डा गया, आपको मिलता है डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई, यानी 2 पाई का फेज डिफरेंस आ चुका है इसके और इसके बीच में। बताइए कौन आगे है फेज में, तो हम कह सकते हैं भाई ये जल्दी पहुंच लिया है, जल्दी पहुंच के इसने समोसा अपना खा लिया है, तो ये फेज में आगे हो गया। ये लेट पहुंचेगा, अपना समोसा लेट खाएगा फिनिश लाइन में पहुंचने के बाद, तो ये फेज में पीछे हो चुका है। तो यहां पे हम लिखेंगे कि वेव फ्रॉम S2 इज लैगिंग बाय 2 पाई फेज। 2 पाई फेज एंगल जो है ये पीछे होगा, ये आगे होगा। तो यदि मैं मान लेता हूं इफ y1 को मान लेता हूं, यानी कि यहां से वेव जो निकल रही है वो डिस्टरबेंस यदि प्रोड्यूस कर रही है a साइन ओमेगा टी के बराबर, तो मैं यहां से निकलने वाली वेव के बारे में बता सकता हूं कि जो वेव y2 निकलने वाली है वो कितना डिस्टरबेंस प्रोड्यूस करेगी। दैट डिस्टरबेंस विल बी इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस 2 पाई, a साइन ओमेगा टी माइनस 2 पाई। ये इनका डिस्प्लेसमेंट होने वाला है। अब यदि हमें रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट निकालना है, जो रिजल्टेंट वेव यहां पर बनेगी वो किस तरीके की बनेगी, तो मैं लिख सकता हूं यहां पे फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन y रिजल्टेंट इज इक्वल टू y1 प्लस y2। जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है वो y1 प्लस y2 के बराबर होगा। y1 की वैल्यू कितनी है, y1 की वैल्यू है a साइन ओमेगा टी प्लस इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो a साइन ओमेगा टी माइनस 2 पाई है। अब आप साइन के आर्गुमेंट में 2 पाई प्लस कर दीजिए, 2 पाई माइनस कर दीजिए, उस पर कोई फर्क पड़ता नहीं है, 2 पाई के चेंज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो a साइन ओमेगा टी माइनस 2 पाई अगेन a साइन ओमेगा टी रहने वाला है, तो ये बन जाएगा a साइन ओमेगा टी। ये बन जाएगा कितना, ये पहले से ही a साइन ओमेगा टी है। दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा आपको, y रिजल्टेंट इज इक्वल टू 2a साइन ओमेगा टी के बराबर आपको रिजल्ट मिलेगा। तो ये रिजल्टेंट वेव, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट आपको मिलता है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ये क्या है भैया, आपका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना है, 2a के बराबर। और हम जानते हैं कि इंटेंसिटी यदि इनकी I नॉट के बराबर है, यदि इनकी इंटेंसिटी I नॉट एम्पलीट्यूड a, इंटेंसिटी I नॉट एम्पलीट्यूड a, तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड आ चुका है 2a और इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी 4I नॉट के बराबर। फिर से 4I नॉट के बराबर आपको इंटेंसिटी मिलेगी। देखो भाई निकाल सकते हैं कि बिकॉज इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर। तो यदि इंसिडेंट लाइट का जो एम्पलीट्यूड a था, तो a स्क्वायर जो है वो आपके पास I नॉट और ये I रिजल्टेंट जो है ये बन जाएगा आपके पास 2a का स्क्वायर। सिंपल रिलेशन है भैया कि इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो a से a चला जाएगा तो आपको मिलता है I रिजल्टेंट इज इक्वल टू 4 टाइम्स I नॉट के बराबर। तो इसका मतलब हमने पिछले वाले केस में बताया था कि यदि रिजल्टेंट इंटेंसिटी 4I नॉट के बराबर आ रही है तो इसका मतलब वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहलाता है। यहाँ पर भी 4I नॉट की बराबर जो है रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिल रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी मैं कह सकता हूँ कि जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमें मिल रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हेंस द इंटरफेरेंस इज कंस्ट्रक्टिव इन नेचर। तो यहां से हम एक बात और समझ चुके हैं कि जो ये I रिजल्टेंट इज इक्वल टू 4I नॉट ये कैसे आया, बिकॉज रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो है वो 2a के बराबर आ रहा है। और ये 2a के बराबर क्यों आ रहा है, बिकॉज ये जो टर्म है ओमेगा टी माइनस 2 पाई, यहाँ पे जो भी ये है ये हमेशा बन जा रहा है a साइन ओमेगा टी के बराबर। तो मैं कह सकता हूं कि ये फेज में जो है, इस फेज से कुछ हम रिलेट कर सकते हैं कि कब कब हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। तो यहां पे हम लिखेंगे नेक्स्ट, यहां पे हम लिखते हैं हेडिंग कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यहां पे हेडिंग लिख सकते हैं
कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, क्या लिखेंगे यहाँ पे,